जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। उसका नाम है भारत स्थिति और विस्तार। उसका नाम क्या है? भारत स्थिति और विस्तार। सबसे पहले आखिर में हम समझेंगे कि भूगोल क्या होता है और भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, उनके जनक कौन कौन हैं। चलिए और क्लास को शुरू किया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा पहला बात लिखा हुआ भूगोल। तब भूगोल किसे कहेंगे? तो भूगोल बोलेंगे, भूगोल का इंग्लिश होता है जियोग्राफी। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है जियोग्राफी। दो शब्दों के मेल से बना है, पहला का नाम जियो और दूसरा का नाम ग्राफी। तो जियो का शाब्दिक अर्थ होता है धरती और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। मतलब पृथ्वी के आंतरिक संरचना और पृथ्वी के बाहरी तल और पृथ्वी के आंतरिक तलों के बारे में जब गहन से अध्ययन करते हैं, पृथ्वी पर घटने वाली घटनाओं का अध्ययन जब करते हैं, पृथ्वी के अंदर उथल पुथल होने वाली जो है प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भूगोल कहेंगे। भूगोल आपसे पूछा जाएगा कि भूगोल किसे कहते हैं, तो आप यह नहीं कहिएगा कि भूगोल जो है धरती गोल है इसलिए उसको भूगोल कहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें बोलना है कि पृथ्वी के बारे में, उनका जो है भौतिक स्वरूपों के बारे में, उसका जो है आंतरिक स्वरूपों के बारे में गहन से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। और चूंकि जिस शास्त्र में पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बनावट, आकृति और जो है यहाँ के होने वाले वायुमंडल परिवर्तन जितने भी स्थिति है, उसके बारे में जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, बताया जाता है, वैसे शास्त्र को भूगोल कहते हैं। उम्मीद करते हैं भूगोल समझ में आया होगा। और भूगोल हमारा जो बोलिएगा कि भूगोल दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः भूगोल को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला बात बताइएगा, पहला का नाम भौतिक भूगोल और दूसरा का नाम मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल क्या होता है? तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम जो है पृथ्वी के जलवायु हो गया और पृथ्वी के भू आकृति हो गया और हमारा हो गया जीव मंडल का अध्ययन जब करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक भूगोल। भूगोल के जिस शास्त्र में, भूगोल के जिस किताब में, जिस शास्त्र में भौतिक और जो है पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, पृथ्वी की भूमि आकृति और पृथ्वी के जलवायु और जो है जीव मंडल कहते हैं जहाँ हमारा जीवन मौजूद है, उसी को क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल मतलब हुआ कि जिस पर हमारा जीवन मौजूद है, यानी बचा हुआ है, अस्तित्व बचा हुआ है, उसी को जीव मंडल कहते हैं। तो जब इन सब प्रक्रियाओं का अध्ययन जिस शास्त्र में करते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक भूगोल। और चलेंगे मानव भूगोल। तो मानव क्या है? मानव एक प्रकार का भूगोल है, मानव भूगोल कहेंगे। मानव भूगोल बताइएगा कि मानव भूगोल क्या है? तो मानव की गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव की गतिविधि के बारे में पढ़ते हैं कि मानव क्या क्या विकास कर रहा है, क्या क्या जो है धरती पर जो है कुछ बनाया और कुछ अपना दिमाग लगाया, उसे मानव संसाधन जिसे कहते हैं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत मानव की गतिविधि, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू को जो अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। चलिए मानव भूगोल के बारे में और पढ़ लीजिए। तो हमारा जो भूगोल है कई क्षेत्रों में बांटा गया है। भूगोल जो है इतना छोटा क्षेत्र नहीं है, एरिया इसका बड़ा है, इसलिए इसको कई उपक्षेत्रों में बांट दिया गया है, डिवाइड किया गया है। तो बोलेंगे अनेक उपक्षेत्रों में बांटा गया है भूगोल को। तो इसका नाम है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम मौसम और जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। और देखिए आपको ये सब दिख रहा होगा, ये सब जो टॉपिक लिखे हैं इसको पहले समझाने के बाद उसको समझाएंगे, ठीक है? क्योंकि भूगोल जब शुरू किए तो दोनों बात को लेकर चलेंगे। और हमारा जो है लिखा हुआ जय भूगोल, समुद्री विज्ञान क्या होता है? समुद्र के बारे में और महासागरों के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमारा कहलाएगा समुद्री विज्ञान। और यदि चले जय भूगोल क्या होगा? जिसमें वनस्पति, पेड़ पौधे, जानवर इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे, वैसे भूगोल को कहते हैं जैव भूगोल कहा जाता है। और आर्थिक भूगोल की बात करें तो आर्थिक गतिविधियों के बारे में, रुपया पैसा मानव जो है कमाता है और जो है जमा करता है, पूंजी को बचाता है, उसी को क्या कहेंगे? आर्थिक भूगोल कहेंगे। और सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हो गया मानव समाज निर्माण करता है। मानव जिस समाज में रहता है उसकी सांस्कृतिक होती है, उसका एक सभ्यता होता है, अपना जो पहनावा ओढ़ावा होता है, उसी को क्या कहते हैं? सामाजिक। तो सामाजिक जो है मानव समाज जो है और सांस्कृतिक के जो है मतलब पहलुओं का अध्ययन करते हैं, वैसे विज्ञान को क्या कहेंगे? सामाजिक भूगोल कहा जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं इतना। हमारा कई उपक्षेत्र हैं, इनके भूगोल के अनेक सारे उपक्षेत्र हैं। उपक्षेत्र का मतलब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति हेड मैन जो होते हैं, जब कोई प्रमुख व्यक्ति अपना काम नहीं ढंग से कर पाते हैं सुचारू ढंग से, तो उसके लिए छोटे छोटे व्यक्तियों को लगा देते हैं। उसी प्रकार हमारा भूगोल है, भूगोल को इतना में नहीं रखा गया, समाहित किया गया, इसलिए कई उपक्षेत्रों में बांट दिया गया, जिससे पढ़ने में क्या होती है? सुविधा होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जन्मदाता की बात करेगा तो जन्मदाता में बहुत सारा मतभेद है
और इसमें से कहीं कहीं आएगा कि इरेटोस्थनीज को माना जाता है, तो कभी कहेंगे हिकेटियस को माना जाता है। तो सब तरह के जो है भूगोलवेत्ता हैं। तो इनका जन्मदाता प्राचीन काल से देखा जाए तो हिकेटियस को जो है भूगोल का जन्मदाता माना जाता है, और कहीं कहीं जो है शास्त्रों में जो है इरेटोस्थनीज कहा जाएगा। इरेटोस्थनीज क्या थे? एक जो है बहुत बड़े महान जो है भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मतलब पहली बार सबसे पहला व्याख्या की हिकेटियस, और जो सर्वप्रथम जो है बताने का प्रयोग किया भूगोल के बारे में, तब भूगोल शब्द किसने दिया तो बताइएगा? इरेटोस्थनीज ने दिया। और इसके जन्मदाता इरेटोस्थनीज भी कहा जा सकता है और हिकेटियस, दोनों को कहा जा सकता है। ऐसे मेरे हिसाब से प्राचीन काल की देखा जाए तो व्याख्या करने वाले जो है उनका नाम हिकेटियस है। तो बताइएगा भूगोल के जन्मदाता हिकेटियस हैं और शब्द देने वाले कौन है? इरेटोस्थनीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं भारत के बारे में। हमारा टॉपिक यह नहीं था, इसके लिए हम जो है मतलब बताने का प्रयास किए हैं। अब ध्यान रखिए, हमारा टॉपिक था भारत स्थिति और विस्तार। सबसे पहले भूगोल को समझाना जरूरी समझे, इसलिए हम पहले भूगोल को ही समझा दिए। अब समझिए भूगोल का टॉपिक हमारा है भारत स्थिति और विस्तार। हमारा इसमें क्या है कि भारत की बात करें तो भारत की गिनती प्राचीनतम सभ्यता में और संस्कृति देशों में से जो है किया जा रहा है, और भारत की सभ्यता का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में हुआ। मतलब भारत एक ऐसा देश था और है भी, भारत एक ऐसा देश है जहाँ जो है इनकी जो गिनती जो प्राचीनतम सभ्यता में हुई है। मतलब प्राचीन सभ्यता का मतलब हो गया जो हम खान पान, पहनावा ओढ़ावा, बोली विचार सब कुछ में शामिल था। कौन? भारत देश हमारा। और भारतीय सभ्यता की प्रचार पूरे विश्व में फैली हुई है, और जो है विश्व के सभी देशों में फैली हुई थी। कौन? भारत की जो है सभ्यता। भारतीय सभ्यता का मतलब जैसे हमारा जो है धोती कुर्ता पहनावा हो गया, और खान पान जो भी है भारत के जो अपनाते हैं उसी को क्या कहेंगे? सभ्यता कहेंगे। तो हमारा जो सिविलाइजेशन था, भारतीय सिविलाइजेशन जो था, तो वो भारत की सभ्यता की देखा जाए तो इसका प्रचार प्रसार पूरे दुनिया के सभी कोने कोने में हुआ है। और विश्व का पहला एक ऐसा गणतंत्र देश था जो गणतंत्र देश किसे कहते हैं? जिसका खुद का संविधान हो उसे गणतंत्र कहते हैं। जिसे जो है निर्णय लेने का जो है अधिकार प्राप्त हो, उतना हिम्मत है, तो उसी को क्या कहेंगे? गणतंत्र। तो विश्व का पहला गणतंत्र देश हमारा था भारत देश, जिसे लिच्छवी गणतंत्र भी कहते हैं, और भारत में विकसित था। सबसे पहले विकसित कहाँ हुआ? तो भारत में ही शासन करने की पद्धति अपनाई गई। और विश्व की प्राचीन सभ्यता में से देखा जाए तो हमारे सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जो अविभाज्य भारत का अंग थी। मतलब अविभाज्य जब भारत नहीं बंटवारा हुआ था उस समय भारत की जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारे देश में ही शामिल थी। इतनी बड़ी सभ्यता जो हमारे देश में नहीं थी। और सबसे बड़ा गणतंत्र देश है तो कौन? भारत देश है। सबसे बड़ा संविधान है तो लिखित संविधान सबसे बड़ा जो है कहाँ का? तो भारतीय संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है कौन? तो भारतीय संविधान। सबसे बड़ा गणतंत्र देश कौन? तो बताइएगा भारत। सबसे बड़ा गणतंत्र किसके पास? तो भारत देश के पास। और बताइएगा एकमात्र देश इसके नाम पर जो है, एक दुनिया में एकमात्र ऐसा हमारा देश प्यारा भारत देश जो है एकमात्र ऐसा देश है कि जो केवल एक ही महासागर का नाम आया है, और बाकी कितने भी जो है देश हैं उनका नाम पर महासागरों का नाम नहीं जोड़ा गया है। तो एकमात्र ऐसा देश है, इसके नाम पर एक महासागर का नाम है जिसे हम कहते हैं हिंद महासागर। क्या कहते हैं? हिंद महासागर कहते हैं। और यदि बात करें तो रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, वेद की बात करें, उपनिषद की बात करें और ज्ञान प्रसार की बात करें तो सभी में अव्वल रहा है कौन? भारत देश। और यहाँ प्राचीन विश्वविद्यालय भी रहे हैं, जैसे नालंदा सुने होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ लोग जो है तिब्बत से पढ़ने के विद्यार्थी आते थे, और चीन से आते थे, जापान से आते थे पढ़ने के लिए हमारे देश भारत, और यूरोपीय देशों के विद्यार्थियों भी यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, तो अध्ययन करने के लिए, जो यहाँ सीखने के लिए आते थे। तो सोचिए भारत कितना जो है शुभ और जो अच्छा देश था और महान था और महान है भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थल मार्ग की बात करें तो जो है भारत देश इतना ही नहीं, स्थल मार्ग के क्षेत्र में, समुद्री मार्ग के क्षेत्र में भी भारत का जो है अग्रणी स्थान रहा है। और भारत में गर्म मसाले जो है, सूती कपड़े दूर दूर देशों तक भेजे जाते थे। किस एरिया से? तो रेशम मार्ग से, और जो स्थल मार्ग से और समुद्री मार्ग से भारत के जितने भी गर्म मसाले होते थे और सूती कपड़ों का जो निर्माण होता था विश्व के सभी देशों में भेजा जाता था। सोचिए हमारा देश भारत कितना अच्छा था और है। चलिए देखिए, अब भारत के भूगोल ने जो है, भारत के भूगोल की बात करें तो जो हमारा भारत का जो भूगोल है, भारत की जो आकृति देखते हैं उसका भूगोल जो है विश्व के इतिहास रचने में, विश्व का इतिहास लिखने में भी मदद दिया। कौन? भारत का भूगोल। भारतीय भूगोल जो है, भारत का भूगोल समझ चुके होंगे, तो भारत के भूगोल ने विश्व इतिहास के निर्माण में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण योगदान किया। कौन? तो भारतीय भूगोल। भारत का जो भूगोल है इतिहास को लिखने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा इतना था भारत
भारत का परिचय था, जो भारत किस तरह से था। इसलिए भारत को कहा जाता है विश्व गुरु कहा जाता था, और भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। चलिए अब ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो है 2004 के पूर्व, अब बात करें हम स्थिति की बात करें। चलिए आज स्थिति देखिएगा। तो स्थिति बात करें हमारा भारत का जो स्थिति है, तो धरती पर कभी हम मैप में ला करके समझा देंगे। फिलहाल अभी समझिए, मान लिया कि धरती है और धरती पर जो है क्या है, भारत देश है। तो भारत का स्थिति कहाँ है, तो भारत का स्थिति का बात करें तो मुख्य भूभाग का पूरे जमीन का जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अक्षांश रेखा क्या होता है समझाते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले अक्षांश रेखा समझ लीजिए। अक्षांश रेखा क्या होता है हमारा, देखिए अब ऐसा तो नक्शा नहीं है, फिलहाल समझाते हैं। देखिए हमारा मान लीजिए अक्षांश रेखा को समझा रहे हैं, एक बोतल मिला जिसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अक्षांश रेखा। चलिए इसी को समझिए। एक डब्बा भी मिला है, लेकिन क्या समझाया जाए, किससे उदाहरण दे हम। फिलहाल चलिए इसी से समझिए। ये मान लीजिए धरती है, ठीक है, ये धरती हमारा, ठीक है। अब धरती हमारी है। अब ध्यान से देखिएगा, अक्षांश रेखा क्या होता है, पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो पृथ्वी के पूरब से पश्चिम, तो पूरब जो हमारा नक्शा ध्यान रखिएगा, इस तरफ पूरब है और इस तरफ क्या है, पश्चिम है। ऊपर चलिएगा तो उत्तर मिलेगा और नीचे जाएगा तो क्या मिलेगा, दक्षिण मिलेगा। तो भारत का जो स्थिति बात करें तो पूरब से पश्चिम की बात करें तो पूरब से पश्चिम जब ऐसे ऐसे घूमेंगे ऊपर की ओर, तो हमारा क्या कहलाएगा, अक्षांश रेखा कहलाएगा। अक्षांशीय रेखा हम बना कर दिखाते, देखिए अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा यहाँ देखिएगा, अक्षांश रेखा क्या ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर चलेगा, इसको क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। मतलब पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को ऐसे देखिए, हमारा यहाँ पूरब है और यहाँ पश्चिम है, मान लीजिए पश्चिम है और इसको खींच के ऐसे ऐसे खींचेंगे गोल गोल ऊपर, तो पूरब से पश्चिम जो खींचेंगे तो उसे के क्या कहेंगे, पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। मेरे पास संसाधनों का अभाव है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। काश मेरे पास यदि ग्लोब होता तो हम डिटेल समझा देते, फिर भी मेरी भावना को समझिए। हमारा भावना क्या है, मेरा कहने का अर्थ है कि हमारा जो पूरब है इस तरफ पश्चिम है, जब इसको रोटेट करेंगे घुमाएंगे तो क्या होगा, पूरब से पश्चिम चलेगा, इसी रेखा को कहेंगे अक्षांश रेखा। और हमारा देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा क्या होता है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर चलेंगे। तो देखिए हमारा मान लीजिए ऊपर बताए थे उत्तर, ऊपर तो उत्तर याद रखिएगा, ऊपर हमारा उत्तर है, नीचे दबल दक्षिण है और ऊपर से नीचे तक खिंचाएगा। ये कैसे खिंचाएगा, ऐसे ऐसे खिंचाएगा, ठीक है। और वो रेखा जो अक्षांशीय था ऐसे ऐसे जाएगा और देशांतरीय रेखा इस तरह से खींचा जाएगा। तो गोलों पर देखिएगा दो तरह की रेखाएं मिलेगा आपको। तो जो है अक्षांश देशांतरीय रेखा किसको कहेंगे, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्या चीज़, उसे कहेंगे देशांतर रेखा। देशांतरीय रेखा भी इसे कहा जाता है। काल्पनिक का मतलब इसका कल्पना किया गया है, धरती पर कहीं मिलेगा नहीं, ग्लोब में, मैप में, नक्शा में दिखाया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। विषुवत रेखा क्या होता है, तो धरती को दो भागों में बांटने वाला एक रेखा है, बीचों बीच गया है, उसे 0 डिग्री देशा कहते हैं। 0 डिग्री काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, 0 डिग्री जो है अक्षांशीय रेखा ही है। अक्षांश मतलब ऐसे ऐसे आया है और ऐसे अक्षांशीय रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को जो दो भागों में बांटती है उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसी को का नाम है भूमध्य रेखा, ठीक है, इसी का नाम क्या है, भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला है कर्क रेखा। कर्क रेखा समझ लीजिए, भूमि के जो है उत्तर में, भूमि के उत्तर में जो है 2.5, देखिए हमारा धरती मान लीजिए धरती है और जो हमारा 0 डिग्री लेवल है इसके ऊपर चलेंगे तो उत्तर मिलेगा। तो 23.5 डिग्री जब ऊपर चलिएगा तो एक रेखा खींचा मिलेगा जिसको कहते हैं कर्क रेखा। और 21 जून को याद रखिएगा, 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है, उस कारण जो है गर्मी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो कर्क रेखा होता है जो 23.5 डिग्री उत्तर बताइएगा। तो हम बताएंगे भूमि के उत्तर में 23.5 डिग्री जो अक्षांश पर स्थित होता है रेखा, उसको क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहते हैं। और यहाँ 21 जून को सूर्य एकदम सीधा चमकता है, इसलिए ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिए, बाकी और कुछ बात आएगा हम समझाने का प्रयास करेंगे, बस मुद्दा पर चल रहे अभी। अब देखिए, अब इतना समझ गए होंगे, अब हमारा चलते हैं टॉपिक पर। तो भारत का मुख्य भूभाग की बात करें, हम फिर से दोहरा देते हैं। स्थिति की बात करें तो भारत का जो है, भारत का स्थिति की बात करें हम, तो भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। देखिए हमारा भारत नक्शा थोड़ा सा लिए हैं, समझाने का प्रयास करें। कहता 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट हमारा यहाँ लिखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर चलेंगे जम्मू कश्मीर की ओर, तो हमारा 37 डिग्री क्या चीज़, 37 डिग्री और 6 मिनट की बात करें तो उत्तर अक्षांश में चलेंगे। हमारा भारत देखिए, मान लीजिए धरती है, नीचे क्या है, धरती मान लीजिएगा, और ऊपर क्या है, भारत का नक्शा है।
कहाँ बनाए मिटाने में माया लगता है। चलिए इसको हम अगले क्लास में जो है समझाने का प्रयास करेंगे, पूरा वर्ल्ड को समझाएंगे मैप को लिख करके, और उसमें धरती कहाँ, जो भारत कहाँ है, धरती पर भारत कहाँ उसको दिखाएंगे, और उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। फिर भी फिलहाल समझिए, ये हमारा मान लिया कि धरती नीचे है, ऊपर भी धरती है, तो इसका ऊपर यदि आधा चलेंगे हमारा भूमध्य रेखा हो गया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारा है। अब इस 0 डिग्री से ऊपर जब चलेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, बस जस्ट ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। उत्तरी अक्षांश चलेंगे और जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो इधर से जब चलिएगा तो यहाँ पर हमारा शुरू होगा 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ अरुणाचल प्रदेश की ओर चलेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है हमारा भारत देश का मुख्य भूभाग, मतलब जमीन। इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कहता है 2001 के पूर्व में जो है देखा जाए 2004 से पहले जो है दक्षिणी छोर था, जो है सबसे दक्षिणी छोर था, दक्षिणतम पॉइंट जिसको कहते हैं, सबसे दक्षिणी छोर था 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। मतलब हमारा जो है ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट जो दिख रहा है, पहले क्या था 2004 के पहले हमारा जो भारत का दक्षिणतम छोर था 6 डिग्री 4 मिनट से जो उत्तरी अक्षांश पर स्थित था। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एरिया में आता है, जो सबसे दक्षिणी छोर कहलाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर कहलाता है। और क्या हुआ कि 2004 के बाद जो है 2004 के बाद क्या हुआ कि पूर्व के बारे 2004 के बाद सुनामी आई, लहरें आया, और जो वहाँ महासागरों में क्या हुआ, जब महासागरों में लहरें आई उत्पन्न हुई तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना गया और पानी से जलमग्न हो गया। और पानी से जलमग्न होने के कारण अब हमारा जो है 8 डिग्री 4 मिनट पर चला गया। पहले था 6 डिग्री, अब हो गया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, जबकि 2004 के पहले 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक था, 37 डिग्री 6 मिनट। इतना बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर था कौन, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट जिसको आप कहते हैं। पहले जो हमारा दक्षिणतम छोर था, दक्षिणतम बिंदु था जो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से स्थित था। और 2004 में जैसे ही सुनामी लहर आया उसके बाद क्या हुआ, जलमग्न हो जाने के कारण अब हमारा जो है दक्षिण, इसी को इंदिरा पॉइंट कहा जाने लगा। और यह देखिएगा इंदिरा पॉइंट क्या है, विषुवत रेखा से 650 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। हमारा जो है इंदिरा पॉइंट देखिएगा तो ये हमारा उत्तर देख रहे हैं यहाँ पर, यह हमारा विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा से जस्ट ऊपर जाइएगा तो कितना 650 किलोमीटर नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर मिलेगा, विश्व इंदिरा पॉइंट मिलेगा। और इसके जस्ट कुछ दूर और चलेंगे तो 650 किलोमीटर कुछ और दूर चलेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, एक मिलेगा इंडोनेशिया देश मिलेगा, और जो है जिसका इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप जो है स्थित है वहाँ पर स्थित है। और बताएगा कर्क रेखा के बारे में बताना है कि 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 2 भागों में जो है भारत को बांटती है। अब यदि बात करें 13.5 डिग्री कर्क रेखा जो है मकर रेखा की बात करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा, तो कर्क रेखा देखिए हमारा भारत जो दिख रहा है तो हमारा ऐसे जब चलेंगे तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ है। कल्पना कीजिए कि 30 डिग्री जो यहाँ आ गया तो इसके बीच से एक रेखा गया, ठीक है, गुजरात का जो है ऐसे गया, बीचों बीच से गया है। जो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है तो आज रखिएगा ट्रिक, गमछा झार मित्र पर, गमछा झार किस पर, मित्र पर, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, और राज से राजस्थान भी होता है, और राजस्थान हो गया झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया। इन सब राज्यों से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है जो 13.5 डिग्री विषुवत रेखा हमारा यहाँ। अब उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो 13.5 डिग्री कर्क रेखा मिलेगी, और जो भारत के जो है बीचों भाग से जाती है, 2 भागों में बांटने का कार्य करती है, और इसी को कहते हैं कर्क रेखा, जो 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 2 भागों में बांटती है। और भारत का सबसे उत्तरी सिरा की बात करें, भारत का सबसे ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा 37 डिग्री 6 मिनट मिलेगा, जम्मू कश्मीर का इलाका है ये जो बोलिएगा 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए हमारा भारत का नक्शा दिख रहा होगा, यहाँ से जाइएगा सबसे ऊपर की ओर तो हमारा अंतिम इलाका जो है उत्तरी छोर में चलेंगे तो भारत का सबसे उत्तरी सिरा का नाम क्या है, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और जो है 37 डिग्री 6 मिनट में है। और दक्षिणतम छोर की बात करें तो नीचे आइएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ चलेगा, और नॉर्थ अक्षांश उत्तरी अक्षांश से तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, जो वहाँ का जो है कन्याकुमारी पर पड़ता है, ठीक है, वो बिंदु का नाम क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है। इसीलिए एक जो है ट्रेन भी चलाई जाती है वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, और जो यहाँ से सफ़र भी लोग करते हैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। अब ध्यान रखिएगा तो जम्मू कश्मीर हमारा सबसे ऊपरी इलाका है, और कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम छोर है। और बात रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ एवं साउथ अक्षांश में 30 डिग्री दोनों का अक्षांश देखा जाए तो अंतर, दोनों का अंतर कितना, डिफरेंस कितना है, तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों में मात्र 30 डिग्री अक्षांश रेखा का अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और
पूर्वी देशांतर ये स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक फैला हुआ है। जो 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ चालू हुआ है, यहाँ से दिख रहे ऐसे जो कटोरा जैसा दिख रहा है, क्या है, गुजरात है। गुजरात का जो है, गुजरात के पश्चिमी कच्छ में और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ जो दिख रहा होगा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के एरिया में जो है पूर्वी छोर तक फैला हुआ है हमारा भारत का पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर का मतलब पूरब से पश्चिम की बात करें तो पूर्वी जो हमारा पूरब और पश्चिम, पूरब पश्चिम की बात करें, पूरब इस तरफ पश्चिम हो जाएगा, इस तरफ हमारा अरुणाचल प्रदेश पूरब और गुजरात हो जाएगा पश्चिम। तो पूर्वी देशांतर की बात करें हम तो जो है 67 डिग्री जो है 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ गया है 97 डिग्री 25 मिनट तक। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर रखेंगे और इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर जो नक्शा होता तो हम समझाने का प्रयास करते, फिलहाल आपको दिखेगा नहीं। चलिए काम चलाइए। अब यहाँ पर आ गया, इतना बात जो है अरुणाचल प्रदेश के इलाका में है और कुछ कुछ बातें जो रह गई है इसको अगले क्लास में हम समझाने का प्रयास करेंगे। और कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका और आप क्या समझे या नहीं। यदि कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या आती है और या तो मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमसे अपनी भावना को शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी सवाल बनता है। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक अवश्य कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइए ताकि समय समय पर मिलने वाला जो नोटिफिकेशन आपको पता चलता रहेगा और आप हमसे अवगत होते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। सभी को जय हिंद, बाय।